नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिब और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी, जहां हम आपके लिए लाते हैं डर और सस्पेंस से भरी सच्ची कहानियां। आज की कहानी हमें हमारे सब्सक्राइबर अर्पित ने भेजी है, जो उनके साथ घटी एक खौफनाक घटना पर आधारित है। सोचिए, अगर आप किसी अस्पताल में अपने दोस्त से मिलने जाएं और वहां ऐसी चीज़ें होने लगें जो आपके होश उड़ा दें। अर्पित ने जो महसूस किया वो सिर्फ डर नहीं था, वो एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह कहानी अर्पित की ज़ुबानी है और मैं चाहता हूं कि आप इसे उन्हीं के नज़रिए से सुनें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची या डरावनी कहानी है तो आप हमें ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी डरावनी कहानियों की फैमिली का हिस्सा बन सकें। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, लाइट्स बंद कर लें और तैयार हो जाइए अर्पित की खौफनाक अस्पताल की रात के लिए। मेरा नाम अर्पित है। मैं हॉरर स्टोरीज़ का बड़ा शौकीन हूँ और अक्सर लोगों की असली घटनाओं पर आधारित कहानियाँ सुनाता हूँ। लेकिन आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ सुनी सुनाई नहीं, बल्कि मेरे साथ घटी है। ये घटना इतनी डरावनी थी कि मुझे आज भी उसकी याद से सिहरन होती है। ये एक रात की बात है जब मैं अपने दोस्त रोहित को अस्पताल में देखने गया था। वो एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था और सिटी हॉस्पिटल में भर्ती था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये अस्पताल मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात का गवाह बनेगा। उस रात करीब 11 बज रहे थे। मैं अस्पताल पहुंचा। बारिश हो रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही मैं अस्पताल के अंदर गया, मुझे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रिसेप्शन पर सिर्फ एक नर्स बैठी थी। उसने बिना मेरी तरफ देखे ही कहा, वो तीसरी मंजिल के वार्ड नंबर 309 में है। मैंने सिर हिलाया और लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट में घुसते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि कोई और भी मेरे साथ है, जबकि लिफ्ट में मैं अकेला था। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ और अचानक रोशनी झपकने लगी। लिफ्ट तीसरी मंजिल पर पहुंची। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मुझे महसूस हुआ कि यहाँ का माहौल अलग था। वार्ड खाली खाली लग रहे थे। हल्की हल्की बत्ती जल रही थी और हर तरफ सन्नाटा था। मैं धीरे धीरे वार्ड नंबर 309 की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं वार्ड के पास पहुंचा, मुझे अंदर से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि रोहित बेड पर बेहोश पड़ा था। पर जो चीज़ सबसे अजीब थी वो ये कि वहाँ कोई और नहीं था। न कोई नर्स, न डॉक्टर। मैंने सोचा कि शायद रात का समय है, इसलिए स्टाफ कम है। मैं रोहित के पास बैठा और उसके हाथ को हिलाया। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर के मारे खड़ा हो गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रोहित अब भी बेहोश था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अस्पताल की लाइट्स बुझ गईं। पूरे फ्लोर पर अंधेरा छा गया। मैंने अपना फ़ोन निकाला और फ्लैशलाइट चालू की। तभी मुझे गलियारे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बाहर झांक कर देखा तो एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत धीरे धीरे चल रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। मैंने हिम्मत जुटाकर आवाज़ दी, सुनिए, कौन है आप? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर अचानक गायब हो गई। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने सोचा कि मुझे रोहित को छोड़कर नीचे जाकर किसी से मदद लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा, मुझे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। वो हंसी इतनी अजीब और डरावनी थी कि मेरी रूह कांप गई। अर्पित, किसी ने मेरे नाम को फुसफुसाते हुए पुकारा। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब मुझे यकीन हो गया कि इस अस्पताल में कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। जैसे ही मैं लिफ्ट के पास पहुँचा, वो अपने आप खुल गई, लेकिन अंदर कोई नहीं था। मैंने सीढ़ियों से नीचे जाने का फैसला किया। सीढ़ियों के रास्ते में दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे, जैसे खून के हाथों के छापे। नीचे जाते समय मैंने एक और वार्ड देखा। उसका नंबर 306 था। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। मैं डरते हुए दरवाजे के पास गया और अंदर झांक कर देखा। वहाँ कुछ लोग खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उनकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं और चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उनमें से एक ने मेरी तरफ देखा और कहा,
तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं वहाँ से भागा और फिर से रोहित के कमरे में पहुँचा, लेकिन अब रोहित वहाँ नहीं था। उसकी जगह बेड पर खून के निशान थे। तभी उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत फिर से वहाँ दिखाई दी। इस बार उसने अपना चेहरा दिखाया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। मैं ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज़ बाहर नहीं गई। औरत ने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। अचानक कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। मैंने देखा कि रोहित अब ठीक हो गया था और खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अर्पित, यहाँ से चलो, ये जगह हमारे लिए नहीं है। हमने तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश की। रास्ते में सब कुछ पहले जैसा हो गया। न कोई औरत, न वो बच्चे की हंसी। जब हम नीचे पहुँचे तो रिसेप्शन पर वही नर्स खड़ी थी। उसने हमारी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमने तुरंत अस्पताल से बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर आकर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा अस्पताल गायब हो चुका था। वहाँ सिर्फ एक खंडहर बचा था। जब हम अस्पताल से बाहर निकले तो दोनों की सांसें अटकी हुई थीं। मैंने देखा कि वो खंडहर, जो अब अस्पताल की जगह था, बिल्कुल शांत था, जैसे पूरी दुनिया उस जगह को भूल चुकी हो। लेकिन जब हम बाहर पहुँचे तो मेरे मन में एक सवाल था जो हल नहीं हो रहा था। क्यों उस औरत ने हमें चेतावनी दी थी? मैं और रोहित दोनों ही चुप थे, जैसे दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। रोहित ने मुझे देखा और कहा, अर्पित, वो अस्पताल, वह सही नहीं था, कुछ तो गड़बड़ था। मैंने जवाब दिया, क्या तुम्हें भी महसूस हुआ था कि कुछ गलत था? वो सिर हिलाकर बोला, मैंने तो सुना था कि इस अस्पताल में पहले बहुत मौतें हुई थीं। लोग कहते हैं वहाँ कुछ आत्माएं बसी हुई हैं, लेकिन मैंने सोचा था कि सिर्फ अफवाहें होंगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सब सच था। उस रात के बाद हम दोनों ने उस अस्पताल के बारे में और जानने की कोशिश की, लेकिन जितना हम जानने की कोशिश करते उतना ही रहस्य और गहरा होता गया। कुछ दिन बाद एक रात मुझे अचानक वही नर्स याद आई जो हमें अस्पताल के अंदर लेकर गई थी। उसकी वो उदास रहस्यमयी मुस्कान मुझे आज भी याद है। मेरे मन में सवाल था, वो नर्स कौन थी? मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने रोहित को फ़ोन किया और कहा, तुम्हें क्या लगता है, वो नर्स सिर्फ एक नर्स थी या फिर कुछ और? रोहित ने कहा, क्या तुम फिर से वहाँ जाना चाहते हो? मैंने उससे कहा, नहीं, लेकिन मुझे उस नर्स के बारे में जानना है। अगर वो सच में एक भूत प्रेत थी तो हमें उस रहस्य को हल करना होगा। कुछ दिन बाद मैंने एक जर्नलिस्ट से संपर्क किया जो ऐसी अजीब घटनाओं की रिपोर्ट करता था। उसने हमें बताया कि अस्पताल में बहुत सी मौतें हुई थीं, लेकिन उनमें से कई की वजह रहस्यमयी थी। कुछ मरीजों ने रिपोर्ट किया था कि नर्स की आंखें अक्सर सफ़ेद हो जाती थीं और वो अजीब तरह से मुस्कुराती थी। एक दिन जब हम अस्पताल के पास गए तो एक पुराने आदमी से मिले जिसने हमें एक चौंकाने वाली कहानी सुनाई। उसने कहा, वो नर्स सिर्फ एक नर्स नहीं थी, वह असल में उस अस्पताल की आत्मा थी। वह खुद अस्पताल में एक डॉक्टर थी जो एक खौफनाक प्रयोग कर रही थी और अंत में खुद उसी प्रयोग का शिकार हो गई। अब उसकी आत्मा अस्पताल में भटक रही है। हमारे अंदर डर था, लेकिन हम दोनों को एहसास हुआ कि अगर हमें इस रहस्य को हल करना है तो हमें अस्पताल वापस जाना होगा। हम दोनों ने तय किया कि हम उस अस्पताल के तहखाने में जाएंगे जहां शायद सच्चाई छिपी हो। अगली रात जब रात का अंधेरा पूरी तरह से छा गया, हम दोनों अस्पताल के खंडहर में दाखिल हुए। वहाँ का माहौल पूरी तरह से खौफनाक था। हवा में अजीब सी गंध थी और हर कदम के साथ दरवाजे और दीवारों की चीखने जैसी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। हमने तहखाने की ओर रुख किया। जैसे ही हम तहखाने तक पहुँचे, हमें एक गहरी आवाज़ सुनाई दी, किसी के चीखने की आवाज़। हमने डरी हुई आंखों से एक दूसरे को देखा और फिर तहखाने के दरवाजे को खोला। जैसे ही हम अंदर गए, हमारे सामने एक पुरानी लैब नज़र आई जिसमें अजीब अजीब उपकरण पड़े हुए थे। यहाँ का माहौल और भी डरावना था। अचानक हमें वहाँ एक पुराना धुंधला सा फोटो फ्रेम मिला। उसमें एक महिला डॉक्टर की तस्वीर थी जो वही सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी, वही नर्स जो हमें अस्पताल में मिली थी। इसके बाद हमने एक पुरानी डायरी पाई
जब हमने उसे खोला तो उसमें लिखा था, मैं डॉ सुमित्रा, इस अस्पताल की मुख्य डॉक्टर। अब मैं एक खतरनाक प्रयोग कर रही हूँ। मेरी आत्मा इस अस्पताल में बसी हुई है। जो भी इस प्रयोग को ख़त्म करने की कोशिश करेगा वही मेरी जगह लेगा। हम दोनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। तभी हमें एक और आवाज़ सुनाई दी, वो ही औरत की हंसी। हम दोनों पलट कर देखा और हमारी आंखों के सामने वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान थी। वह हमारी ओर बढ़ने लगी। हमारी रूह कांपने लगी। रोहित ने डरते हुए कहा, क्या हम बच पाएंगे? लेकिन जैसे ही वो औरत हमारी तरफ बढ़ी, अचानक उसके शरीर से अजीब सी रोशनी निकली। हम दोनों की आंखों के सामने सारा दृश्य बदल गया। वह औरत घिसटती हुई चली गई और उसका चेहरा धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। हम दोनों ने सोचा कि हम बच चुके हैं, लेकिन अचानक हमें समझ में आया कि अब हमें उस आत्मा को शांति देनी होगी, तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। हमने डायरी में से एक पंक्ति पढ़ी, जो भी इस अस्पताल की आत्मा को शांति देगा वही इस खौफनाक रात का अंत करेगा। हमने पूरी दिल से भगवान से प्रार्थना की और अचानक अस्पताल का माहौल शांत हो गया। सफ़ेद साड़ी वाली महिला का चेहरा अब स्माइल करते हुए गायब हो गया। सब कुछ सामान्य हो गया। हम दोनों ने आखिरी बार उस खंडहर को देखा और अस्पताल से बाहर निकल गए। बाहर आते ही अस्पताल का नाम भी बदल चुका था। अब वहाँ सिर्फ एक शांत और खामोश जगह थी। उस रात के बाद जब हम दोनों उस खंडहर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, मुझे लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे एहसास हुआ कि कुछ अनकहा, अजीब सा अब भी मेरे साथ था। रोहित और मैं दोनों उस हादसे को भूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर की बेचैनी नहीं जाती थी। मुझे कभी कभी लगता था कि मेरी आंखों के कोने में कोई सफ़ेद साड़ी पहने खड़ा है, या फिर किसी अजनबी की हंसी मेरी रातों में गूंजने लगती। लेकिन फिर भी हमने सोचा था कि हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन जब मैं अपने घर में अकेला था, मुझे किसी का फ़ोन आया। मुझे नंबर तो अजनबी था, लेकिन कॉल उठाई। अर्पित, क्या तुम मेरे बारे में भूल चुके हो? ये वही आवाज़ थी जो उस रात मैंने अस्पताल में सुनी थी। वही डरावनी, ठंडी और कटी हुई आवाज़। मैं कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? क्या तुम अस्पताल से हो? तुमसे मिलने का वक्त आ चुका है, वह आवाज़ बोली। तुम्हें फिर से वहाँ आना होगा। और फ़ोन कट गया। मैंने फिर से रोहित को फ़ोन किया और उसे सब कुछ बताया, लेकिन उसने कहा, अर्पित, ये तुमसे मजाक कर रहे होंगे। तुम्हें फिर से उस जगह से नहीं जाना चाहिए। हमें ये सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार मैंने तय किया कि मैं फिर से उस अस्पताल की सच्चाई जानने के लिए जाऊंगा। इस बार अकेला नहीं, बल्कि एक और दोस्त को लेकर। हमने अस्पताल के खंडहर में जाने का फैसला किया, क्योंकि कुछ बात थी जो मुझे और भी परेशान कर रही थी। अगर वह आत्मा सच में हमें वापस बुला रही थी, तो मुझे वह सच्चाई जाननी थी। रात का समय था जब हम वापस अस्पताल के खंडहर में पहुंचे। बाहर का माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन अंदर से एक अजीब सा सन्नाटा था। जब हम अस्पताल के अंदर गए, तो वही डर और रहस्य हमें घेरने लगा। ये पहली बार था जब हमने महसूस किया कि हम किसी भूतिया जगह में हैं। हमें वहाँ उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत की कोई आहट नहीं सुनाई दी, लेकिन ऐसा लगा जैसे हर दीवार, हर फर्नीचर, हर कोने में कुछ छिपा हो। हम धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़े, जैसे हम पहले बार में गए थे, लेकिन अब हमारा आत्मविश्वास थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही हम तहखाने के पास पहुँचे, हमें एक और नया दरवाज़ा दिखा। ये दरवाज़ा बिल्कुल नया था, जैसे अभी अभी कुछ दिन पहले ही लगाया गया हो। मैंने डरते हुए उस दरवाजे को खोला। अंदर एक अंधेरी कोठरी थी और तभी हमें एक आवाज़ सुनाई दी। वह हंसी, वही डरावनी, वही खौफनाक हंसी। हमने कोठरी के अंदर घुसते हुए वहाँ रखा एक पुराना किताबों का ढेर देखा। कुछ किताबें तुड़ी हुई और जली हुई थीं, लेकिन एक किताब ऐसी थी जो बिल्कुल नई थी और उसके ऊपर सोने से लिखा था, डॉ सुमित्रा का प्रयोग। जैसे ही मैंने वह किताब खोली, अंदर का पृष्ठ उलटते ही हमें कुछ चौंकाने वाली बातें पढ़ने को मिली। डॉ सुमित्रा का असली नाम नहीं था। उसका असली नाम एक खौफनाक इतिहास से जुड़ा था। वह एक बार जीवित थी,
लेकिन अपने खतरनाक प्रयोगों के कारण उसकी आत्मा अब उस अस्पताल में फंसी हुई थी। वह आत्मा अब चाहती थी कि कोई और उसके प्रयोग को पूरा करे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन प्रयोग क्या था? हम किताब में और गहरे गए। उसमें लिखा था कि डॉक्टर सुमित्रा ने एक आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश कराकर उसे जीवित रखने का प्रयास किया था। इस प्रक्रिया में हर किसी को उस आत्मा के नियंत्रण में आने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ती थी। हम दोनों बहुत घबराए हुए थे, लेकिन हमें एहसास हुआ कि हमें अब उस आत्मा को पूरी तरह से शांति देनी होगी। तभी अचानक वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत फिर से सामने आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी इंतज़ार में थी। तुम दोनों मुझे क्या देने आए हो? उसने सवाल किया। मैंने डरते हुए कहा, हम तुम्हें शांति देने आए हैं। हमें पता है कि तुम फंसी हुई हो। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उसकी हंसी अब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब थोड़ी उम्मीद दिखी। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ी और कहा, तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी और फिर तुम्हारी मुक्ति होगी। मैं और मेरा दोस्त फिर से प्रार्थना करने लगे। अचानक से कोठरी में एक तेज चमक हुई और फिर एक गहरी आवाज़ सुनाई दी, अब मैं मुक्त हूँ। जैसे ही वह आवाज़ सुनाई दी, अस्पताल का सारा माहौल बदल गया। अब वह आत्मा, वह सफ़ेद साड़ी वाली महिला शांत हो चुकी थी। हम दोनों ने राहत की सांस ली। अस्पताल के अंदर हर जगह खामोशी छा गई। हमने फिर से उस खंडहर को देखा और महसूस किया कि अब वह सच्ची शांति पाई थी। जब हम अस्पताल से बाहर आए तो सब कुछ सामान्य था। वहाँ अब कोई खंडहर नहीं था, बल्कि एक नया और सुरक्षित अस्पताल बन चुका था। लेकिन हम जानते थे वह रात हमारे लिए कभी नहीं भूलने वाली रहेगी। उस आत्मा ने आखिरकार शांति पाई, लेकिन हम दोनों की जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रही। हमारे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार घटने के बाद कभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती। वह रात, वह अस्पताल और वह आत्मा हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ गई थी। हालांकि हम दोनों ने अपनी जान बचाई और अब अस्पताल से बाहर थे, लेकिन हमें एहसास हुआ कि हमारी मुक्ति सिर्फ एक शुरुआत थी, एक और खौफनाक कहानी की। राहत की सांस लेने के बाद हम अपने अपने घर लौट आए, लेकिन रात को सोते वक्त मैं अक्सर उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत को अपनी ख्वाबों में देखता। वह मेरी आंखों में छा जाती थी, उसकी जलती हुई आंखें और उसकी घबराहट भरी मुस्कान। मैंने सोचा कि शायद यह सिर्फ डर का असर है, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी नींदों में अजीब सी खललें आने लगीं। कुछ दिन बाद एक रात मुझे फिर वही कॉल आई। इस बार नंबर मेरे फ़ोन पर अज्ञात के रूप में था। अर्पित, वही खौफनाक आवाज़ आई। क्या तुमने मेरी मदद की थी? क्या तुम मुझे शांति दे पाए थे? मैं कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? क्या तुम फिर से वही आत्मा हो? आवाज़ में घबराहट थी। तुमने मुझे शांति दी थी, लेकिन तुम्हारी मदद अधूरी थी। वह तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़तरा बनने वाला है। और कॉल कट गई। मैंने घबराकर रोहित को फ़ोन किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मैंने तुरंत उसके घर का रुख किया। जब मैं रोहित के घर पहुंचा तो उसकी स्थिति बहुत अजीब थी। घर का दरवाज़ा खुला था और अंदर घना अंधेरा था। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंदर घुसते ही मुझे एक अजीब सी खौफनाक गंध आई। कमरे में बिखरे हुए सामान और बत्तियां बुझी हुई थीं। मुझे लगा कि शायद वह सो रहा होगा, लेकिन जब मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरी रूह कांप गई। कमरे का वातावरण बिल्कुल बदल चुका था। रोहित बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थीं। उसका चेहरा मुर्दा था और उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थीं। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अर्पित, तुम भी अब उसी रास्ते पर हो। मैं चौंका। क्या तुम ठीक हो रोहित? वह धीमी आवाज़ में बोला, वह आत्मा अब तुमसे खेल रही है। अब तुम दोनों को बर्बाद करने के लिए उसे मेरे शरीर की ज़रूरत है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा था। मैंने घबराकर उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसी पल कमरे का माहौल अचानक से बदल गया। चारों तरफ हवा का झोंका आया और कमरे की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। तभी कमरे में अचानक से एक धुआं घना होने लगा। मैंने देखा, कमरे के बीचों बीच सफ़ेद साड़ी पहने वही औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी।
उसकी आंखें अब पूरी तरह से जल चुकी थीं और उसकी छाया कमरे में हर दिशा में फैल रही थी। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ी और बोली, तुम दोनों अब मेरे हाथों से बच नहीं सकते। मैंने तड़पते हुए कहा, क्या तुम फिर से हमें दुख पहुंचाने आई हो? क्यों हमें चैन नहीं लेने देती? वह हंसी और बोली, तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन तुम समझ नहीं पाए थे कि तुम्हारा अपना जीवन अब मेरे काबू में है। जब तक तुम मेरी मदद नहीं करोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। मेरे दिल में अजीब सा डर समा गया। मैंने घबराकर पूछा, तुम क्या चाहती हो? वह औरत बोली, तुम्हें मेरे अधूरे प्रयोग को पूरा करना होगा। तुम्हें वही खतरनाक प्रयोग करना होगा जो सुमित्रा ने किया था। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारी जिंदगी बच सकेगी। अब मुझे समझ में आ गया था कि मुझे उस अस्पताल के खंडहर में फिर से लौटना होगा, क्योंकि वही एकमात्र जगह थी जहां यह सब शुरू हुआ था। मैंने जल्दी से रोहित को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह अब बिल्कुल शांत हो चुका था, जैसे वह पूरी तरह से किसी और के नियंत्रण में आ चुका हो। मैंने उसे उठाया और अपनी पीठ पर डाला। बिना किसी समय गंवाए हम दोनों अस्पताल के खंडहर की ओर बढ़े। उस खंडहर में अब एक रहस्यमयी गेट दिखाई दे रहा था, जो पहले कभी नहीं था। गेट की तरफ बढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि यह हमारी आखिरी यात्रा हो सकती है, लेकिन अगर हमें अपनी ज़िंदगी बचानी है तो हमें इसे ख़त्म करना ही होगा। हम अंदर पहुंचे और पाया कि वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत और सुमित्रा की आत्मा वहां हमारी राह देख रही थी। गेट बंद हो गया और एक अंधेरा साया चारों ओर फैलने लगा। मैंने रोहित को एक किनारे पर रखा और ख़ुद को तैयार किया। मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे इस आत्मा से शांति दिलानी है तो मुझे उसके सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। तभी उस औरत ने कहा, तुम नहीं जान पाओगे कि मैं क्या चाहती हूँ जब तक तुम मेरे अधूरे प्रयोग को पूरा नहीं करोगे। लेकिन उसी समय रोहित की आंखें खुली और उसने कहा, तुमसे क्या चाहती है वह? अब मैं समझ चुका हूँ। इस बार हम उसे जीत सकते हैं। मैंने तुरंत रोहित की मदद से वह किताब खोली जिसमें सुमित्रा के प्रयोग के बारे में लिखा था। हमने उस पर लिखी एक खास प्रार्थना पढ़ी और उसी समय अस्पताल की दीवारों से तेज शोर आने लगा। एक डरावनी रोशनी कमरे में फैलने लगी और अंत में एक तेज ध्वनि के साथ वह आत्मा गायब हो गई। अस्पताल अब शांत था। चारों ओर कोई खौफनाक आवाज़ नहीं थी और हम दोनों को एहसास हुआ कि वह आत्मा अब शांति से मुक्त हो चुकी थी। हम अस्पताल से बाहर आए और इस बार हम दोनों जानते थे कि हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की थी। हमने एक बार फिर उस खंडहर की ओर देखा, लेकिन अब वहाँ कुछ भी खौफनाक नहीं था। सब कुछ सामान्य था। अब हम दोनों अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे थे, लेकिन हम जानते थे कि इस खौफनाक रात के बाद हमारे दिलों में हमेशा एक सवाल रहेगा, क्या कुछ जगहें हमेशा हमारी यादों में बसी रहती हैं और क्या कभी हम सच्ची शांति पा सकते हैं? हम दोनों ने सोचा था कि अब अस्पताल की उस डरावनी रात का अंत हो चुका है। हमने राहत की सांस ली और यह मान लिया था कि आत्मा अब शांति पा चुकी थी। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीज़ें हमारी समझ से परे होती हैं। एक दिन कुछ सप्ताह बाद जब मैं अपने घर में अकेला था, मुझे फिर वही अजनबी कॉल आई। नंबर अज्ञात था। मैंने हिम्मत जुटाकर कॉल उठाई और वही खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, अर्पित, तुम्हारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। मेरा दिल रुक सा गया। क्या तुम फिर से वही आत्मा हो? मैंने कांपते हुए पूछा। तुम दोनों ने सोचा था कि तुमने मुझे शांत कर दिया है, लेकिन तुम नहीं जानते कि जो खेल शुरू हुआ था वह अब सिर्फ तुम्हारे लिए ख़त्म नहीं हुआ, वह आवाज़ बोली और कॉल कट गई। मेरे अंदर एक अजीब सा डर समा गया। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। क्या वह आत्मा फिर से वापस आ गई थी? क्या कुछ और डरावनी घटनाओं का सिलसिला शुरू होने वाला था? मैंने रोहित को फ़ोन किया, लेकिन वह नहीं उठा। मुझे लगा कि यह केवल मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन तब अचानक से मेरे कमरे की बत्तियाँ फ्लिकर करने लगीं। घर में अंधेरा छा गया। मुझे लगा कि अब कुछ बड़ा घटने वाला है। मेरे मन में खौफ की लहर दौड़ गई। मैंने तुरंत अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा और देखा कि सामने वाले घर में कोई हलचल नहीं थी। लेकिन तभी उस अंधेरे में मैंने देखा कि वही सफ़ेद साड़ी पहने महिला की छाया मेरे घर के पास खड़ी थी। उसकी आंखों से तेज़ रोशनी निकल रही थी
और उसका चेहरा उस अंधेरे में साफ दिखाई दे रहा था। वही डरावनी मुस्कान, वही जलती हुई आंखें। मैं समझ गया कि यह सब सिर्फ एक सपना नहीं था। वह आत्मा अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। मैंने तुरंत घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कमरे का माहौल बदल चुका था। वह सफ़ेद साड़ी वाली महिला धीरे धीरे मेरे पास आने लगी और उसके साथ एक और भूतिया छाया भी थी। मेरे अंदर का डर अब इतना बढ़ चुका था कि मैं सीधे उस खंडहर अस्पताल के पास गया जहां यह सब शुरू हुआ था। मुझे अब यकीन हो गया था कि वही आत्मा मुझे कभी नहीं छोड़ेगी और वह मुझे सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करेगी। अस्पताल के अंदर कदम रखते ही मुझे एहसास हुआ कि यह जगह अब और भी डरावनी हो चुकी थी। हर दीवार, हर कमरा, हर गलियारा ऐसा लगता था जैसे वो हमें निगलने के लिए तैयार हो। लेकिन फिर भी मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया। अंदर पहुंचते ही वहीं सफ़ेद साड़ी वाली औरत सामने खड़ी थी। तुम आ ही गए अर्पित। उसकी आवाज़ में वही भयावहता थी। तुम अब मेरी मदद करोगे, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी में और भी दर्द होगा। मैंने डरते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? वह धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, तुमने जो प्रयोग अधूरा छोड़ा था अब उसे पूरा करना होगा। जब तक तुम मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर नहीं चलोगे तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। मैंने शंका से पूछा, क्या तुम मुझे फिर से अपने जाल में फंसा रहे हो? वह हंसी और फिर वह अचानक गायब हो गई। अब अस्पताल में और कुछ नहीं था। हर कमरे में खौफ की जगह शांति का साम्राज्य था। मेरे मन में अब एक सवाल था, क्या सच में आत्मा को शांति देने के लिए मुझे वही प्रयोग करना होगा? क्या उस आत्मा की मुक्ति के लिए मैं एक और आत्मा को अपनी जगह देना चाहता था? तभी मैंने किताब को फिर से खोलने का फैसला किया और अंदर लिखी हुई आखिरी पंक्तियों को पढ़ा। अगर तुम इस प्रयोग को सफल बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। तभी मुझे समझ में आ गया कि वह आत्मा नहीं बल्कि एक अजीब शक्ति है जो हमारे भीतर के डर और कमज़ोरी से खिलवाड़ करती है। मुझे पता था कि अगर मैं उस शक्ति का सामना नहीं करता तो यह मुझे हमेशा के लिए अपनी जाल में फंसा सकती थी। मैंने खुद को तैयार किया और उस किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करना शुरू किया। मैं आत्मा के खिलाफ खड़ा हुआ और उसे चुनौती दी। अगर तुम सच में शांति चाहती हो तो मुझे अपनी पहचान दिखाओ, मैंने चिल्लाते हुए कहा। तभी उस सफ़ेद साड़ी वाली महिला का चेहरा सामने आया, लेकिन अब उसकी मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, तुमने सही किया अर्पित। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई। और एक झपकी में वह गायब हो गई। उस दिन के बाद से वह अस्पताल और वह आत्मा दोनों गायब हो गए। अब न वहाँ कोई खंडहर था, न ही कोई डर। अस्पताल की जगह एक नया और शांति भरा वातावरण था। अब मुझे लगा कि वह खौफनाक रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे अब भी याद आता है वह सफ़ेद साड़ी वाली महिला और उसका चेहरा, जो मुझे हमेशा यह याद दिलाती है कि कभी कभी हमारे डर का सामना करने से ही हम सच्ची शांति पा सकते हैं। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन क्या हम सच में पूरी तरह से अपने डर से मुक्त हो सकते हैं? क्या आत्माएं कभी अपनी मुक्ति पा सकती हैं? बस यही सवाल मेरे मन में हमेशा रहेगा, और शायद आपके मन में भी। तो दोस्तों, अगर आपने यह कहानी पूरी देखी तो आपको क्या लगता है? क्या हमें कभी अपने अतीत से भागना चाहिए या फिर हमें अपने डर का सामना करना चाहिए? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए तैयार हो जाएं।